हाँ भाई मेरे 12वीं के धुरंधरों, क्योंकि पिछली लाइव क्लास हमारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी तो इसीलिए मैं इसको उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो मैं ये बात दोबारा आपको बता देता हूँ, ये क्लास मैं आपको पूरी दोबारा समझा रहा हूँ। तो बेटा अभी तक की कहानी हमारी क्या हुई, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो दो एनर्जी की कन्वर्जन पर बात करती है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। इस कन्वर्जन के लिए दो सेल की रिक्वायरमेंट होती है। इस कन्वर्जन के लिए इस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के लिए एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है जो मैंने तुम्हें बता दिया, सेल होता है। हमने वो सेल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसमें फैराडेज लॉ आए, क्या बनता है, कितना बनता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ना स्टार्ट करा था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में हमने अलग अलग टर्म्स पढ़ी, वो क्या थी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। और अब हमने लास्ट में तुम्हें पढ़ाया था मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब हम किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को बेहद डाइल्यूट कर देते हैं, इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उस केस पे उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसकी बात हम सारी कर चुके हैं, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा नोट एम से। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कोहलास लॉ, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। और जाते जाते मैंने तुम्हें एक होमवर्क से क्वेश्चन दिया था और वो होमवर्क का क्वेश्चन हम अब डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है ये। एक मिनट रुक जाओ। जो कि है ये, फिर हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो ध्यान से समझना भाई, द लैम्डा नोट एम वैल्यू, मतलब तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है। द लैम्डा नोट एम वैल्यू फॉर NaCl, NaCl की दे रखी है लैम्डा नोट, और किसकी दे रखी है, KCl की दे रखी है। अगर मैं इसको तोड़ू तो कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लैम्डा नोट बार बार यूज नहीं कर रहा, बता दिया था पिछली क्लास में मैंने, सारी चीज बता दी है। और इसको लिखूं तो K प्लस और Cl माइनस। ये कितनी दे रखी है, 126.5 यूनिट नहीं लिख रहा। ये कितनी दे रखी है, 149.9 यूनिट नहीं लिख रहा। हमें क्या निकाल, और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है Na प्लस की, हमें ये चीज दे रखी है, इसकी ये दे रखी है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी, Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें दे रखी है। हमें किसकी निकालनी है, K प्लस की। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो माइनस माइनस और तो ये कट जाएगा, मेरे का पास क्या बचेगा, Na प्लस माइनस K प्लस। और जब इसको माइनस करूंगा तो बेटा यहां से मैं माइनस कर कैलकुलेटर से कर रहा हूं, तो ये होगा आपका माइनस 149.9, कितना, माइनस का 23.4। मुझे ये दे रखी है कितनी, 50.1 माइनस ये निकालनी है इज इक्वल टू माइनस 23.4। x इधर जाएगा तो यहां से तुम्हें बस x सोल्व करना है। x क्या हो जाएगा, 50.1 माइनस 23. तो ये x ही क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस आयन। ये बहुत आसान था, ये मैंने तुम्हें होमवर्क से क्वेश्चन दिया था जो मैंने तुम्हें सोल्व करवा दिया है। नेक्स्ट
हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूजिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात। देखो मैंने तुम्हें बोला भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ये क्या करेगा जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो बार बार ये बात बताई गई है कि भाई NaCl क्या होगा, पहले अपनी आयंस में टूटेगा Na+ और Cl-, फिर ये आयंस मूव करेंगी, उसी की वजह से कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस ही लीड्स टू कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रोलाइट कितना टूट सकता है या कितनी एबिलिटी है इस इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएट होने की इनटू इट्स आयन, ये अपनी आयंस में कितना डिसोसिएट हो सकता है, उसके लिए हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसी वैल्यू को कहा जाता है अल्फा। अल्फा है यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री मतलब टेंडेंसी, एबिलिटी। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की अल्फा ज्यादा होगी, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, और अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कम होगा, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कम होगा तो वो कम डिसोसिएट होगा। तुम्हें अगर किसी चीज अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा पता करना है, या तो मैंने बस एग्जांपल लिया NaCl, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, ये बात पहले हो चुकी है, इलेक्ट्रोलाइट 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो कोई सोल्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अपनी आयंस में टूट जाता है, क्योंकि NaCl कैसे टूटा है, Na+ Cl-, कोई एसिड इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कोई बेस इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। अब ध्यान से समझना, बाय यूजिंग डाटा ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम अल्फा पता कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, इसकी 2 कंडक्टिविटी होगी, एक होगी मोलर कंडक्टिविटी, एक होगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अरे मैंने NaCl का इलेक्ट्रोलाइट लिया, उस पॉइंट पर उसकी कुछ मोलर कंडक्टिविटी थी, अब मैं उस NaCl को सॉल्यूशन को और डाइल्यूट कर रहा हूं, पानी डालकर और डाइल्यूट कर रहा हूं, इतना डाइल्यूट कर दिया कि उसकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट क्या हो गई, 0। और जब उसकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 हो गई तो उसी कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर तुम लैम्डा m को लैम्डा नोट m से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, अल्फा। ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये फॉर्मूला नोट कर लो। अगर तुम लैम्डा m को लैम्डा नोट m से डिवाइड, मोलर कंडक्ट उसी इलेक्ट्रोलाइट, ये NaCl की मान लो भाई, NaCl की मोलर कंडक्टिविटी और NaCl की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, इनको डिवाइड कर दोगे तो अल्फा आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करना ये, जैसे क्वेश्चन करना ये, फिर हम आगे चलते हैं। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ इतना, ये एक एसिड है, एसिड होगा तो भाई एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसका लैम्डा नोट और लैम्डा दे रखा है, तो बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट सोल्व कर बताओ इसका क्या आंसर होगा, जल्दी सोल्व करो भाई फटाफट। क्या होता है अल्फा, अल्फा क्या होता है, लैम्डा m बाय लैम्डा नोट। इसका लैम्डा नोट m कितना दे रखा है, पहली वैल्यू लैम्डा नोट m की है तो 400, और इसका लैम्डा m कितना दे रखा है 48, यूनिट भी लिख लो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और इसकी यूनिट क्या होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा बेटा, अल्फा की वैल्यू इसकी आएगी 333, नहीं इसकी अल्फा की वैल्यू आएगी जो भी आए कर लेना, इसको सोल्व कर लेना भाई, जो भी आए तुम्हारा आंसर। हाँ इसकी आंसर आएगी 0.12, इसका आंसर आएगा 0.12। इट इज यूनिटलेस, दोनों यूनिट कट गई ना, दोनों यूनिट कट गई, यूनिटलेस होगा ये। आ गई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एक अल्फा कैलकुलेट करने का आ सकता है। कैलकुलेट
चलो ये नहीं, बाद में इसको अगले उसमें समझेंगे। नेक्स्ट बेटा, अब हम इस चैप्टर के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये चैप्टर 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है, एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवा देता है। दूसरा सेल हमने कौन सा पढ़ना, दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी पड़ी, कंडक्टिविटी के बारे में, जो यहाँ आज खत्म होती है। तीसरा मैंने तुम्हें बताया था ना, एक ऐसा सेल भी होता है जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, या फिर यूं कहूं किसी भी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा देता है। और ऐसे सेल को क्या बोलते हैं बेटा, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसका दूसरा नाम है वोल्टाइक सेल, या फिर इसका एक स्पेशल सेल आएगा डैनियल सेल, वो आगे चर्चा करेंगे। इसका नाम गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल क्यों पड़ा, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट थे, एक तो गुइची गैल्वनी और लुइगी गैल्वनी, और एक अलेक्जेंड्रो वोल्टा। क्या, एक है साइंटिस्ट लुइगी गैल्वनी और एक है अलेक्जेंड्रो वोल्टा, क्योंकि उन दोनों ने इस सेल की खोज करी थी, तो इसीलिए भाई हमारा ये सेल क्या पड़ा, इसका ये नाम पड़ा। पर ये है एक तरीके का ऐसा सेल जो आपकी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहा है। आज जो ज्यादा चर्चा होगी बेटा इसकी डिजाइनिंग पर होगी, क्या होता है, कैसे बनता है, ताकि कल की क्लास में हम इसको आगे डीपली और पढ़ेंगे। ध्यान से समझना इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो बेटा, हमारा जो गैल्वेनिक सेल है वो एक 2 कंपार्टमेंट सिस्टम है। वो क्या है, एक 2 कंपार्टमेंट सिस्टम। जिस प्रकार एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सिंगल कंपार्टमेंट सिस्टम था, उसमें हम एक ही भी कर लेते थे ना, उसी में 2 इलेक्ट्रोड डाल देते थे। ये क्या है बेटा, एक डबल कंपार्टमेंट सिस्टम। मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगी और 2 अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होंगे। उसमें क्या होता था, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड होती थी। ध्यान करो, अगर मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाया है तो 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड होती थी और एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट होता था। पर ये डबल कंपार्टमेंट सिस्टम है, दिस इज डबल कंपार्टमेंट सिस्टम। यहां पर क्या होगा, 2 अलग अलग मेटल की इलेक्ट्रोड्स होंगी। ध्यान से समझना मेरी बात, 2 अलग अलग मेटल की इलेक्ट्रोड होंगी। ये भी एक मेटल होगा, ये भी क्या होगा, एक मेटल। और बेटा उसी मेटल का, ध्यान से पॉइंट टू बी नोटेड ये है, उसी मेटल का यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, उसी मेटल का। अगर तुम यहां पर जिंक की इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो यहां पर जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है ना, जिंक के इलेक्ट्रोलाइट। जिस मेटल की आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो उसी मेटल का यहां पर तुम्हें क्या चूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट चूज करना पड़ेगा। वो तुम कुछ भी कर सकते हो। यहां पर भी वही एक मेटल, यहां पर भी वही एक मेटल, और इसको उसी मेटल का, जैसे यहां पर कॉपर ले लिया, तो दोनों मेटल अलग होने चाहिए, दोनों मेटल अलग होने चाहिए। वो मेटल और उस मेटल की क्या, उस मेटल का यहां पर क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड। से कॉपर ले लिए तो कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। और इन दोनों को कनेक्ट करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है बेटा। या तो बीच में क्या लगा देंगे, वायर से कनेक्ट करना है, या तो बीच में क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर, जो ये बताएगा हाँ इस सेल ने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली। या फिर क्या लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे, जो बताएगा भी हाँ ये एक सेल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है। मैंने बताया ना क्या है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जो क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी से क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है। यही तो सेल है।
तो वो कैसे पता चलेगा कि इसने कर दिया ये काम? यहां पर बीच में एक डिवाइस लगाते हैं, या तो वोल्ट मीटर या फिर बल्ब। वोल्ट मीटर वगैरह क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। ये आपको 12th में फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बीच में यहां पर क्या लगाया जाता है? एक यू शेप्ड ट्यूब लगाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोल्ट ब्रिज। बीच में क्या लगाया जाता है? एक यू शेप्ड ट्यूब लगाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोल्ट ब्रिज। ये हमारा एक गैल्वेनिक सेल पूरा बन गया। क्या? दो मेटल, दो अलग अलग मेटल, उन्हीं के इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर तो कॉपर सल्फेट, जिंक तो जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, ऐसे कुछ भी। वायर से इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना है और बीच में एक यू शेप ट्यूब लगानी है, इसको बोलते हैं हम सोल्ट ब्रिज। क्या क्यों लगती है वो हम अब बाद में समझेंगे। बेटा इसमें ना कुछ रिजिडिटी है, इस सेल में कुछ रिजिडिटी है। और वो रिजिडिटी क्या है? मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बता दिया, कभी कभी क्लास में आपको पूछा भी है कि कहाँ कैथोड लगे कहाँ एनोड लगे। मैंने कहीं भी लगा दो, उसमें ज्यादा रिजिड नहीं होता मामला, इसमें रिजिड होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? लेफ्ट कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट कंपार्टमेंट। और ये लेफ्ट कंपार्टमेंट ही क्या होता है? एनोडिक कंपार्टमेंट। क्या होता है? एनोडिक कंपार्टमेंट, या फिर इसको बोलते हैं एनोड, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एनोड। और एनोड हमेशा गैल्वेनिक सेल में क्या होगी? नेगेटिव। एनोड हमेशा गैल्वेनिक सेल में क्या होगी? नेगेटिव। लेफ्ट में हमेशा क्या होगी? एनोड। लेफ्ट में हमेशा एनोड होगी। एट लेफ्ट एनोड, ये फिक्स है, रिजिड है। और एनोड पर बेटा एक प्रोसेस होगी, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा एक प्रोसेस होगी जिसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें एनोड के बारे में फिक्स है। क्या? एनोड हमेशा कहां होगी? लेफ्ट में। एनोड हमेशा नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमेशा एनोड पर क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, ये इसको क्या बोलेंगे भाई? हम इसको बोलेंगे हम राइट कंपार्टमेंट। कौन सा कंपार्टमेंट? राइट कंपार्टमेंट। या फिर इसका दूसरा नाम, राइट में हमेशा कौन सा कंपार्टमेंट होगा? कैथोडिक कंपार्टमेंट। राइट में हमेशा कौन सा कंपार्टमेंट होगा? कैथोडिक कंपार्टमेंट। कैथोडिक कंपार्टमेंट इसको क्या बोलेंगे? इसको कैथोड भी बोल सकते हैं, कैथोड ऑफ द सेल। जैसे वहां कैथोड एनोड थी ना, इस सेल में भी कैथोड एनोड है। इसकी कैथोड हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। जैसे उसकी नेगेटिव थी, यहां पर क्या होगी? पॉजिटिव। और बेटा इस पॉजिटिव कैथोड पर एक प्रोसेस होगी जिसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हमेशा क्या होगा? ये सारी, ये इस सेल के बारे में ये चीजें क्या रहेंगी? फिक्स रहेंगी। एनोड पर क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें फिक्स रहेंगी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ये आपको रटनी पड़ेगी, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कैथोड हमेशा राइट पे होगी। राइट पे होगी तो इस पर क्या होगा? रिडक्शन। और एनोड हमेशा कहां होगी? लेफ्ट पर, तो इस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। उतारो इसको फटाफट, 1 मिनट उतारो इसको। 1 मिनट में सारी चीजें उतार लो इसकी फटाफट।
अब मेरी बात भाई तुम ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब चेक करिए, अब ये सेल अच्छे से शुरू हो जाएगा तुम्हारा। देखो भाई, मैंने तुम्हें क्या बताया भाई, लेफ्ट कंपार्टमेंट। अब मैं इसकी वर्किंग समझा रहा हूं, कैसे वर्क करता है ये, कैसे वर्क करता है। अब तुम्हें यहां पर ये हटाना पड़ेगा, सोल्ट ब्रिज यहां पर हटाकर समझना पड़ेगा, फिर बाद में इसको ऐड करेंगे। सोल्ट ब्रिज यहां पर हटाना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया भाई एनोड पर हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एट एनोड कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर कर ऑक्सीडाइज होता है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर लेफ्ट कंपार्टमेंट में मेटल कहां है, क्या इस इलेक्ट्रोड में मेटल है या यहां पर मेटल छुपा हुआ है? अगर तुम बताओ, अगर यहां पर मेटल है, मैंने क्या कहा, एनोड पर कोई मेटल ऑक्सीडाइज होकर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो बेटा यहां पर मेटल इधर है, इलेक्ट्रोड में मेटल है। इस सॉल्यूशन में तो मेटल की आयन है। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला कि वही मेटल लोगे और उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लोगे। कॉपर और कॉपर सल्फेट ये दोनों बराबर नहीं है। कॉपर है और कॉपर सल्फेट में कॉपर Cu2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा। कॉपर है और कॉपर सल्फेट में Cu किस रूप में प्रेजेंट है, Cu2+ में। तो यहां पर जो मेटल है वो कहां पर है, इस इलेक्ट्रोड में। तो एट एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कोई भी मेटल, क्या बताया, एट एनोड कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। मान लो ये n इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर क्या चार्ज होगा, n+। 2 इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो 2+ चार्ज होता है। 4 इलेक्ट्रॉन कोई देता है 4+ चार्ज होगा। तो यहां पर n इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो n+ चार्ज होगा और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, n इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पर मैंने क्या लिया, जिंक क्या करा, जिंक ने क्या करा, Zn2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन को, एनोड ये होगा, एट एनोड ये होगा, एट एनोड ये चीज होगी। अब इसने क्या करा, इसने वो इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसने इलेक्ट्रॉन दिए। मैंने जिंक का एग्जांपल लेकर तुम्हें बताया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू कहां पर चले जाएंगे, इस कंपार्टमेंट में चले जाएंगे, इस कंपार्टमेंट में। एट कैथोडिक कंपार्टमेंट क्या होगा, एट कैथोडिक कंपार्टमेंट क्या होगा कि यहां पर किसी भी मेटल की आयन, ध्यान से समझना, यहां पर क्या था, मेटल का काम था, यहां पर किसी भी मेटल की आयन। अब मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं कि कोई भी मेटल की आयन यहां पर इस इलेक्ट्रोड में प्रेजेंट होगी या इस एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी? हाँ बिल्कुल सही, कि मेटल की आयन कहां प्रेजेंट होगी, इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी। आयन हमेशा एक्वस होती है। कॉपर सॉलिड है पर कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट हमेशा क्या होगा, Cu2+ हमेशा किस स्टेट में होगी, एक्वस। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, यहां पर कोई मेटल मान लो N था, अपनी आयन की स्टेट में था, वो इलेक्ट्रॉन मान लो N+ है उसकी वैलेंसी, वो N इलेक्ट्रॉन गेन कर कर क्या बना रहा है, दोबारा वो N बन जा रहा है, न्यूट्रलाइज हुआ जा रहा है। जैसे इधर मान लो मैंने क्या लिया, Cu2+ लिया, यहां पर मैंने क्या लिया, Cu2+ लिया। जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने यहां से यहां भेजे, वो इस सॉल्यूशन में पड़ी हुई Cu2+ ने क्या कर लिए, गेन कर लिए। अरे Cu2+ मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। Cu2+ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो दोबारा क्या बन गया वो Cu। अरे 2+ चार्ज क्यों आया था, 2+ चार्ज इसलिए आया था ना क्योंकि उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए गए थे या उसने खुद दे दिए थे। जब उसको दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा और इसकी स्टेट क्या होगी। तो देखो यहां से यहां क्या होने लगा, चार्ज का ट्रांसफर होने लगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगा। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
अरे इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, या बहुत सिंपल वाली बताऊं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो यहां से यहां होने लगे, तो यहां पर क्या हुआ, इस गैल्वेनोमीटर या फिर इस वोल्ट मीटर में या कोई बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। पर वो बल्ब बहुत थोड़े देर के लिए, कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए जलेगा, फिर वो बंद हो जाएगा। फिर इसमें इस वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगी, फिर वो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। पहले तो जला, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर तुम इसका कारण क्या बताओगे? देखो ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रोड मान लो यहां पर मैंने जिंक लिया, ये जिंक Zn2+ में बन रही है। Zn 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्या बन रहा है? Zn2+ बन रहा है। मतलब Zn सॉलिड था, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो क्या बन गया? Zn2+। और Zn2+ की स्टेट क्या है? इसकी स्टेट क्या है? एक्वस। मतलब ये कहां जाए जा रही है? ये इलेक्ट्रोड घुले जा रही है। जो Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्या बने जा रहा है? Zn2+। और Zn2+ की स्टेट क्या होती है? एक्वस। किसी भी आयन की स्टेट क्या होती है? एक्वस। वो घुले जा रहा है नीचे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन घुले जा रही है। और यहां पर क्या हो रहा है? वो कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या बना रहा है? दोबारा वो कॉपर बना रहा है, कॉपर सॉलिड। मतलब यहां पर वो कॉपर सॉलिड कॉपर बने जाएगा, जमा होता चला जाएगा। तो तुम बोलोगे भैया वो करंट यहां पर वो डिफ्लेक्शन क्यों बंद हो गई? एक टाइम ऐसा आया होगा, ये बिल्कुल घुल गई होगी, यहां पर ये खत्म हो गई होगी, यहां पर कॉपर सारा जम गया होगा और ये सर्किट टूट गया तो बंद। नहीं, ऐसा नहीं होता। इससे पहले ही वो चीज हो जाती है, इससे पहले वो डिफ्लेक्शन बंद हो जाती है। ऐसा क्यों? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर Zn 2 इलेक्ट्रॉन देकर यहां पर Zn2+ बने जा रही है, Zn2+ बने जा रही है, Zn2+ बने जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर इतनी ज्यादा Zn2+ इकट्ठी हो जाएगी। Zn2+ का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये जो 2+ है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दिखा रही है। मतलब यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्रिएट होती जा रही है ज्यादा। तुमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सुना होगा। कोई भी कंट्री कोई भी चीज एक्सपोर्ट, मान लो किसी कंट्री को आलू एक्सपोर्ट करने हैं तो वो करती है। और वो कब करती है? जब भाई उसके अपने देशवासियों का पेट भर जाता है, फिर वो जो बच जाता है उसको एक्सपोर्ट करती है। पर अगर उस कंट्री में अकाल पड़ जाए, उसके लोग खुद ही भूखे मरे, तो क्या वो एक्सपोर्ट करेगी? नहीं, वो अपना एक्सपोर्ट बंद कर देगी। भाई क्यों? क्योंकि उसकी पहली प्राथमिकता अपने देश के लोग हैं। पहले वो अपने देश के लोगों को आलू का पेट भरेगी, आलू से पेट भरेगी। ऐसे यहां पर हो रहा है। देखो यहां पर Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिए। यहां पर बहुत सारे Zn2+ मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन के भूखे क्रिएट हो गए यहां पर, इलेक्ट्रॉन की भूखी स्पीसीज। अब जो अगला, मान लो एक Zn यहां पर बचा हुआ है, मान लो यहां पर और Zn बचे हुए हैं, वो Zn2 वो 2 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं यहां पर। वो दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ही Zn2+ इतना ज्यादा है, यहां पर ही इलेक्ट्रॉन के भूखे इतने ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन यहां की बजाय यही खा लेंगे। अरे ये भी तो Zn2+ है। Zn2+ मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मतलब क्या होगा कि भाई यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने नहीं देंगे, यही ट्रैप कर लेंगे उसको। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा ही नहीं तो फ्लो ऑफ चार्जेस होगा ही नहीं इस वायर में, और चार्जेस नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं, इसीलिए डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगी कुछ देर बाद, क्योंकि यहां पर Zn2+ बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए। तो इसके समाधान के लिए बेटा यहां पर एक यू शेप्ड ट्यूब लगाई जाती है, जिस यू शेप्ड ट्यूब को क्या नाम दिया था? सोल्ट ब्रिज। ये सोल्ट ब्रिज किसका बना होता है? इट इज मेड ऑफ अ जेली कॉल्ड अगार जेली।
अगार अगार जेली विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये इस चीज का एक जेली है। इस जेली के माध्यम से देखो मैंने क्या कहा था, यहां पर भी मेटल है और मेटल का इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब यहां पर भी कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। मान लो ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है और यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट मैंने ले लिया CuSO4 ही ले लिया। यहां पर SO4 2- प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट में क्या प्रेजेंट है, अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं तो Cu2+ प्रेजेंट है और SO4 2- प्रेजेंट है यहां पर। तो बेटा यहां से SO4 2- इस सोल्ट ब्रिज के माध्यम से यहां यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, और जो Zn2+ एक्स्ट्रा बना हुआ है, जो Zn2+ एक्स्ट्रा बना हुआ है वो SO4 2- के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब जो यहां पर Zn2+ एक्स्ट्रा बन गया था, जो इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं दे रहा था, वो खुद ही खा जा रहा था इलेक्ट्रॉन को, वो अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अब यहां से यहां जाने लगेगा, क्योंकि Zn2+ की भूख अब किसने मिटा दी, SO4 2- यहां से आया सोल्ट ब्रिज के माध्यम से और Zn2+ को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहां पर वो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के भूखे खत्म हो गए और अब दोबारा। तो सोल्ट ब्रिज क्या है, सोल्ट ब्रिज के दो फंक्शन है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर क्या ज्यादा हो गया था, यहां पर Zn2+ ज्यादा हो गया था, यहां पर Zn2+ ज्यादा हो गया था। Zn2+ ज्यादा मतलब ये चीज पॉजिटिव ज्यादा हो गई थी, तो यहां पर SO4 2- आया और इसको क्या कर दिया, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड इट कंप्लीट्स द सर्किट। अरे सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब एक क्लोज्ड पाथ होगा, तो ये क्या करता है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। देखो क्लोज्ड पाथ जब भी तो बन पाया। दो इसके फंक्शन है, पहला जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, इट कंप्लीट्स द इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल और इट कंप्लीट्स द सर्किट। तो ये चीजें जो हैं ये मैंने अपनी उस क्लास में बताई थी जिसमें आवाज नहीं आई थी, इसलिए मुझे ये क्लास दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी है। इसको तुम नोट डाउन कर लेना, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास के लिए काम आएगी। आज मैं दोनों क्लास इकट्ठी डाल दूंगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ये चीज़ें आप दोबारा बार बार देख सकते हैं, पर अगली क्लास में ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है भाई, धन्यवाद।